क्लास 12th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए आपको मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। आप सब बच्चे अच्छे रूप में अपने पेपर को करें और अपने उद्देश्यों की पूर्ति करें। अच्छा पेपर के लिए, पेपर आपका अच्छा हो, मैथ्स का पेपर अच्छा हो, उसके लिए पहले तो आपको अपने पाठ्यक्रम की ठीक से जानकारी होनी चाहिए। वर्ष 2023-24 मतलब बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बोर्ड ने मैथ्स के पाठ्यक्रम को कुछ कम किया है और विषय में भी किया है। तो आपको एक तो करंट सिलेबस की ठीक से जानकारी होनी चाहिए। ये आपको जानना चाहिए अपने सर लोगों के माध्यम से, या नए साल के लिए 2023-24 के लिए यदि आपको मैथ्स की बुक प्राप्त हुई हो तो उसमें भी पूरा सिलेबस वही है जो बोर्ड ने निर्धारित किया हुआ है। आपके पास यदि ऐसा नहीं है, बुक्स पुरानी हैं, नई बुक्स आपके पास नहीं है, तो बोर्ड की वेबसाइट वहाँ से आप सिलेबस प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, अपने सर की मदद से आप पाठ्यक्रम को प्राप्त कर लेंगे। यहाँ मैं आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम के आपकी तैयारी के लिए मैथ्स के सैंपल पेपर आपके लिए सॉल्व करूँगा और प्रश्न किस रूप में पूछे जाते हैं उस संबंध में भी आपसे चर्चा करूँगा। क्योंकि एक स्ट्रैटेजी, एक प्लानिंग, एक नियोजन एग्ज़ाम से पहले करना बहुत आवश्यक है। बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर करना है, बहुत अच्छे ढंग से क्लियर करना है, अच्छे नॉलेज के साथ पेपर में जाना है, अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं। उसके लिए एक प्लानिंग के हिसाब से आपको काम करना है। सिलेबस मैं आपसे कह रहा हूँ, सिलेबस की आप ठीक से जानकारी ले लीजिए। इस साल किस चैप्टर में क्या सिलेबस निर्धारित है, पहली बात तो वो है। और प्रश्न किस रूप में पूछे जाते हैं, बोर्ड का जो पेपर बनता है उसके प्रश्न किस रूप में होते हैं, यहाँ मैं आपसे चर्चा करूँगा। ठीक है, और सैंपल पेपर भी आपके लिए सॉल्व करूँगा। जो 2024 का मैथ्स का कक्षा 12 का बोर्ड का पेपर होगा उसका सैंपल रूप, मतलब कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, किस चैप्टर से क्या आएगा, किस चैप्टर से क्या आएगा से मेरा मतलब किस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये जानकारी होनी नितांत आवश्यक है। तो आज मैं आपसे बात करूंगा, एक टेबल मैंने यहाँ बनाई है कि जो आपके मैथ्स का पेपर आता है ना, कक्षा 12 गणित का, उसमें 24 क्वेश्चंस कुल पूछे जाते हैं, 24 प्रश्न। पिछले साल का आप पेपर देखेंगे 2023 का, तो उसमें 26 प्रश्न थे। अब 2 प्रश्न और आपके कम हो गए, मतलब कम भी क्या कहें, वो आप आगे जान जाएंगे कहाँ क्वेश्चन में कमी आई है। तो 24 क्वेश्चंस कुल होंगे। कौन प्रश्न कितने नंबर का होगा, आइए इस टेबल की स्टडी करते हैं। इसको देखिए आप ध्यान से। बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की तैयारी हेतु क्लास 12 मैथ्स अंक विभाजन, जो मैथ्स में बोर्ड का पेपर आपका, जो मैथ्स का बोर्ड का पेपर आपका होगा, उसमें अंक विभाजन ऐसा होगा। बहुविकल्पी जो प्रश्नों के प्रकार होंगे, यहाँ मैंने क्रम संख्या लिखी हुई है। यहाँ प्रश्नों के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, अंक प्रति प्रश्न, एक प्रश्न कितने अंक का है यहाँ लिखा हुआ है, प्रश्नों की संख्या, कितने प्रश्न होंगे और कितने मार्क्स के क्या होगा, वो सब डिवीज़न है। आइए पहला देखते हैं, बहुविकल्पी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें आपको प्रश्न रहेगा दिया हुआ और उसके 4 विकल्प होंगे, 4 ऑप्शंस दिए होंगे। आपने राइट ऑप्शन को लिख देना है कॉपी में।
जब मैं पेपर सॉल्व करूँगा तो वहाँ भी आपसे वो तरीका बताऊँगा किस रूप में लिखना है। इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं देनी है, ठीक है। रफ में आप करेंगे, प्रश्न सॉल्व करने के लिए रफ में तो करना ही पड़ेगा, परंतु फेयर में नहीं करना। वहाँ केवल आंसर लिखने होते हैं, वही जो विकल्प दिए हुए हैं वहीं से आंसर छांटने पड़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 जो पहला प्रश्न है उसके 10 खंड हैं, 10 पार्ट्स हैं। क ख ग घ, क ख ग घ, ठीक है, क ख ग घ ग, च छ ज झ यूँ 4 8 10। तो पहले क्वेश्चन के 10 पार्ट्स हैं। प्रश्न नंबर 1 क, फिर ख, फिर ग, फिर घ, इस रूप में जो भी हुआ क्रम दिया हुआ, तो उसके 10 पार्ट्स हैं, 10 खंड हैं। एक खंड 1 नंबर का है। तो बहुविकल्पी क्वेश्चन नंबर 1 उसके 10 पार्ट्स 10 खंडों में आएगा। 10 MCQ 10 बहुविकल्पी प्रश्न प्रश्न नंबर 1 के अंदर, तो 10 मार्क्स का हो गया, ठीक है। एक बहुविकल्पी 1 नंबर का है, एक MCQ 1 मार्क्स का है, तो 10 है, 10 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, तो 10 मार्क्स का पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक हो गया। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7, दूसरा क्या है, निश्चित उत्तरीय। इसमें आपको थोड़ी कैलकुलेशन भी देनी होती है। निश्चित उत्तरीय 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन जितना में भी होगा, विस्तृत नहीं करना, जितना आप शॉर्ट कर सके क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 प्रत्येक प्रश्न यहां भी 1 नंबर का है, तो 6 प्रश्न हो गए यहां पर। क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 एक नंबर के सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 2 1 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 3 1 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 4 1 मार्क, क्वेश्चन नंबर 5 1 अंक का, क्वेश्चन नंबर 6 1 अंक, क्वेश्चन नंबर 7 1 अंक। तो ये 6 प्रश्न जो हैं 1 अंक के होंगे, तो 6 मार्क्स आपके होंगे, मतलब 6 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 एक प्रश्न 1 अंक का है, तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपके 1 नंबर के और होंगे। पहला क्वेश्चन 10 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 तक 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, वो 6 प्रश्न होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 तक कुल अंक हो गए 6, ठीक। और आगे चलिए, तीसरा टाइप है क्वेश्चंस का अतिलघु उत्तरीय, ठीक है। अतिलघु उत्तरीय इसमें भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप करेंगे, बढ़ा के नहीं करना है काम, ठीक है, जितना शॉर्ट हो सके। अतिलघु उत्तरीय एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, एक प्रश्न 2 नंबर का है। अतिलघु उत्तरीय मतलब 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन, 2-2 अंकों के क्वेश्चन, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2-2 अंकों के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 तो कितना हो गया, 5 2 ज़ा 10। 10 मार्क्स के क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होंगे, मतलब 2-2 अंक के 5 प्रश्न होंगे, कुल 10 अंक हो गए। और इनकी संख्या होगी क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 12। 8वां प्रश्न, 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, 5 प्रश्न 2-2 अंक के हैं, 5 दूने 10 नंबर के ये बनेंगे, ठीक होगी। उसके आगे चलिए लघु उत्तरीय, इसमें थोड़ा क्वेश्चन का आंसर थोड़ा और डिटेल में आ जाता है। लघु उत्तरीय है, बहुत विस्तार से नहीं, ठीक, पर इसके मुकाबले थोड़ा अधिक, प्रश्न भी थोड़ा सा लंबे आएंगे। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 4 अंकों का एक प्रश्न होगा, ठीक। कितने प्रश्न आएंगे, 6। एक प्रश्न 4 अंक का, कुल कितने प्रश्न, 6 लघु उत्तरीय में, तो कितने हो गए, 6 4 जा 24 मार्क्स के क्वेश्चन। कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 13 से 18, 13 भी 4 मार्क्स का है, 14 भी 4 मार्क्स का है, ऐसे 15 16 17 18 ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 6 क्वेश्चन होंगे, 24 मार्क्स हो गया, ठीक। और दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग आंसर टाइप, इसमें क्वेश्चन का साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना, प्रश्न देख करके लग जाता है थोड़ा बड़ा है। जैसे इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामन का प्रश्न भी आता है, वो भी 5 नंबर का होता है। 5 मार्क्स का प्रश्न, कितने प्रश्न होंगे, 5 नंबर के 6 क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे, तो
तो 6 5 जा 30। और ये कहाँ से शुरू होंगे? क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 24 तक। 19वां प्रश्न भी 5 अंक का है। 19वां, 20वां, 21वां, 22वां, 23वां और 24वां, ये प्रश्न आपके कितने मार्क्स के हैं? 5-5 नंबर के हैं। ठीक हो गए? तो 6 5 जा 30। ठीक है। अब कुल मिला के आप अंक जोड़ेंगे ये, तो 80 मार्क्स का पेपर होगा। और कुल कितने क्वेश्चन है? 24 क्वेश्चन है। ठीक हो गया? 80 मार्क्स का तो आपका रिटर्न है, पेपर आएगा 80 मार्क्स का, जो मोस्ट प्रोबेबल फरवरी लास्ट से आपकी बोर्ड एग्जाम शुरू हो सकती हैं। ठीक है। तो 80 मार्क्स का पेपर है और 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट, आंतरिक मूल्यांकन। ठीक है ना? 20 मार्क्स का वहाँ है, वो आपके सर, 20 मार्क्स का निर्धारण आपके सर जो आपको मैथ्स पढ़ाते हैं इंटर में, ठीक है, आपकी क्लास में जो सर मैथ्स पढ़ाते हैं, 20 मार्क्स में से वो आपको देंगे। ठीक है। आपका प्री बोर्ड का कैसा परफॉर्मेंस रहती है, ठीक है, कुछ आपको प्रैक्टिकल भी लिखने के लिए दे देते हैं, वाइवा का है, तो कुल मिला के 20 नंबर 20 मार्क्स सर उसका इवोल्यूशन करेंगे, उनके हाथ से वो 20 मार्क्स आएंगे, दे जाएंगे, और 80 मार्क्स का आपका बोर्ड का पेपर हुआ, तो 80 और 20 कितना हो गया? 100 हो गए। ठीक हो गए? तो इस चार्ट को आप ठीक से समझ लेंगे। इसके अतिरिक्त आप देखिए, इस साल बोर्ड ने मैथ्स के पेपर में क्लास 12th में कुछ थोड़ा सा स्लाइट चीज़, कुछ थोड़ा चेंज भी किया है। क्या चेंज हुआ है? 10 बहुविकल्पी प्रश्नों में 2 प्रश्न कथन निष्कर्ष के प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 बहुविकल्पी प्रश्न, पहला जो है ना, पहला वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, पर उसमें 10 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। उसमें से 2 प्रश्न किस पर होंगे आधारित? कथन निष्कर्ष। कोई कथन दिया हुआ होगा और नीचे उसका कारण दिया हुआ होगा। ठीक है। तो कथन सही है कि कारण सही है, क्या है, वो जब आगे पेपर हम करेंगे तो उससे भी आपको क्लियर होगा। तो 2 प्रश्न यही होंगे। प्रश्न नंबर 1 में जो 10 बहुविकल्पी होंगे, उसमें से 2 प्रश्न कथन निष्कर्ष के होंगे। 2 नंबर के समझ लीजिए, 1-1 नंबर के 2 प्रश्न। ठीक है। ये नया जोड़ा है बोर्ड ने। तो जब आप पेपर भी मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा तो आप समझ जाएंगे किस टाइप के प्रश्न होंगे। और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों, जैसे दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो 5-5 नंबर का एक आता है, 6 प्रश्न होते हैं, उसमें से एक प्रश्न क्या होगा? केस स्टडी ऑब्लिक सोर्स बेस्ड प्रश्न के रूप में होगा। 5 अंक का एक प्रश्न, फिर 5-5 अंक के कितने प्रश्न हैं? 6। उसमें से एक प्रश्न 5 अंक का किस पर आधारित होगा? केस स्टडी। केस स्टडी पर आपके सामने प्रश्न के रूप में कोई समस्या रखी जाएगी और वहां आपको नीचे उसके उत्तर लिखने हैं। ये कोई पैराग्राफ भी हो सकता है, वो जैसे भाषा के प्रश्न में तो पैराग्राफ रहते हैं, वहीं से आंसर खोजने होते हैं। यहाँ मैथ्स में जैसे डिफरेंट टाइप के आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, उन पर आधारित कोई एक सिचुएशन आपके सामने रख दिए और उस पर आधारित आपको प्रश्न के आंसर देने हैं। ठीक है। तो जब मैं पेपर आपके लिए सॉल्व करूंगा, ठीक है ना, आप देखेंगे वहाँ कि केस स्टडी का क्वेश्चन, केस स्टडी बोलो, सोर्स बेस्ड बोलो, उसका प्रश्न किस रूप में होगा, तो 5 नंबर का है। तो 2 चीज़ें अलग जोड़ी हैं। 5 मार्क्स का ये हो गया, 2 मार्क्स का ये हो गया, 7 मार्क्स का अलग से जोड़ा है। मतलब पाठ्यक्रम से बाहर नहीं आएगा वही सिलेबस से ही। मतलब एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कि आपने किसी चैप्टर को किस रूप में समझा है। ठीक है। एक तो बच्चे क्वेश्चन करते हैं फटाफट, वो भी ठीक है, आपको अच्छी से आपने प्रैक्टिस की हुई है। एक है कि किसी समस्या पर आप सोचें, किसी प्रॉब्लम पर आप विचार करें और तब उत्तर दें। होगा उस सिलेबस का ही, आप समझेंगे कि हाँ ये भी मैंने पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी भी मैंने पढ़ी हुई है, ठीक है, मैंने वेक्टर भी पढ़ा हुआ है,
मैंने 3D भी पढ़ी हुई है, मैंने सिलेबस को भी पढ़ा हुआ, ये प्रश्न जो है आया तो वहाँ से है। ठीक है, आप जान जाएंगे प्रश्न कहाँ से है ये, तो सोच करके विचार करके उनका उत्तर देना है। ठीक है, तो जो पेपर आपका आएगा इस रूप में आएगा डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 एक बार फिर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 10 पार्ट होंगे। ठीक है, एक पार्ट 1 मार्क का है तो 10 मार्क्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 तक प्रश्न जो होंगे एक एक नंबर के होंगे। ठीक है, 6 कुल प्रश्न हैं, 2 से लेकर 7 तक, तो 1 6 के 6 नंबर के, एक एक नंबर के और हो गई। अतिलोक उत्तरी में एक प्रश्न 2 नंबर का है, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे अतिलोक उत्तरी में, 5 दूने 10, क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 12 तक। ठीक है, लघु उत्तरी में एक प्रश्न 4 अंकों का है, 6 प्रश्न होंगे, 6 चौके 24, क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 18 तक के प्रश्न होंगे 4 नंबर के। और दीर्घ उत्तरी में एक प्रश्न 5 अंकों का होगा, कुल ये 6 प्रश्न होंगे, 6 पंजे 30, क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 20 तक ये 5-5 अंकों के प्रश्न होंगे। और उसी में से इन 6 प्रश्नों में से एक प्रश्न किसका होगा, केस स्टडी का होगा। आपके सामने कोई समस्या रखी जाएगी, ठीक है, और उसी में से आपने आंसर देने हैं। और ये जो पहला वाला प्रश्न है इसमें 2 प्रश्न, ठीक है, 10 है ना कुल, तो 2 प्रश्न किसके होंगे, कथन निष्कर्ष के आधार पर। तो जब पेपर में सॉल्व करूंगा तो वहाँ इस टाइप के प्रश्न लेंगे। ठीक है, तब आपको लगेगा कि ये भी आसान प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए मैं नेक्स्ट टेबल में, अब मैं एक टेबल यहाँ और बनाता हूँ आपके लिए ये जानने के लिए कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन किस चैप्टर से कितने मार्क्स के प्रश्न आते हैं। ये तो ये है ना, ये तो पेपर है ना, 24 क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं, ये तो वो टेबल है। एक टेबल आपकी वो होगी कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं या कितने अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन, चैप्टर नंबर 1, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चैप्टर नंबर 2, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, तो इनसे कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, कितने अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे इनसे, उस टेबल को मैं आपको बना के दिखाता हूं। तब आपको पेपर की तैयारी करने के लिए भी आसान हो जाएगा कि किस चैप्टर से, किन चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, आइए उस टेबल पे जाते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, अब आप देखिए चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके पाठ्यक्रम का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इस टाइप से है ना, तो किस चैप्टर से कितने अंकों के प्रश्न या कितने अंक के प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो पूरे पाठ्यक्रम को 6 यूनिट में बांटा हुआ है, 6 भागों में बांटा हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक है, 6 यूनिट हो गई। और 6 यूनिट में पूरे सिलेबस को बांटा गया है और कहाँ से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से कितने अंकों के प्रश्न होंगे, वो सब यहाँ मैंने इसमें बना दिया है। पहला वाला यूनिट जो है रिलेशन एंड फंक्शंस, मैथ्स में आपके 2 बुक हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। तो पार्ट फर्स्ट जो है, ठीक है, भाग 1 जो है, कक्षा 12 गणित भाग 1, उसका जो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 है संबंध एवं फलन। ठीक है, संबंध एवं फलन, और दूसरा है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। चैप्टर नंबर 1 है संबंध और फलन, और चैप्टर नंबर 2 है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो वो यूनिट फर्स्ट है, उसमें से 8 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक हो गया, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन, चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दोनों चैप्टरों से मिला करके 8 अंकों के प्रश्न होंगे, 8 मार्क्स। ठीक है, यूनिट 2 देखिए, दूसरी यूनिट है एलजेब्रा। एलजेब्रा में क्या है, एलजेब्रा मतलब बीजगणित,
उसके अंदर क्या है, बीजगणित मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग। तो किस चीज़ का जोड़ घटाना गुणा भाग, वहाँ क्या है अलजेब्रा के अंदर, बीजगणित में क्या है आपके पास, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस आव्यूह, और चैप्टर नंबर 4 सारणिक। तो चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 किसके अंदर है, अलजेब्रा, इसको अलजेब्रा कहते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए, चैप्टर नंबर 3 जो मैथ्स की फर्स्ट बुक है, फर्स्ट पार्ट है, उसका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, आव्यूह और सारणिक, वहाँ से 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर। अब आप देखिए 3rd वाला यूनिट क्या है, कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस। कैलकुलस में डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, अवकलज और समाकलन, अवकलन और समाकलन। ठीक है, अवकलन समाकलन आपने सब सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। तो कैलकुलस के अंदर कौन कौन चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, सातत्य और अवकलनीयता, चैप्टर नंबर 5 क्या है, सातत्य एवं अवकलनीयता। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 क्या है, अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 क्या है, समाकलन, इंटीग्रेशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, समाकलनों के अनुप्रयोग। और चैप्टर नंबर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। तो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 तो फर्स्ट पार्ट में है, जो गणित की पहले वाला बुक है ना, पहले वाले पार्ट है, भाग 1 है। चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 तो उसमें है, सातत्य एवं अवकलनीयता और अवकलजों के अनुप्रयोग। ठीक है, सातत्य एवं अवकलनीयता और अवकलजों के अनुप्रयोग। ठीक हो गया, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 7 में क्या है, समाकलन। अब यहाँ से मैथ्स की जो दूसरी बुक है, पार्ट 2 भाग 2, वो शुरू हो जाती है, चैप्टर नंबर 7 समाकलन। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 में समाकलनों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। और चैप्टर नंबर 9 में है अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक हो गया। तो ये जो कैलकुलस है, इसमें चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, ये 2, 5 और 6 तो पहले वाली बुक में है, और 7, 8, 9 सेकंड वाली बुक में है। यहाँ से 35 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सबसे बड़ा पार्ट यहीं से पूछा जाता है, कैलकुलस नाम से। ठीक है, ठीक है डेयर्स। चैप्टर नंबर यूनिट जो फोर्थ है, वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक, चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा है ना, चैप्टर नंबर 10 जो दूसरी वाली बुक है, सेकंड पार्ट जो मैथ्स का सेकंड बुक, चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणित। और चैप्टर नंबर 11 त्रिविमीय ज्यामिति, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति। चैप्टर नंबर 10 में सदिश बीजगणित और चैप्टर नंबर 11 में त्रिविमीय ज्यामिति, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। यहाँ वेक्टर के बारे में आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, यहाँ क्या है, रेखा के बारे में है। ठीक है, रेखाओं के बीच का कोण हो गया, रेखाओं के बीच की दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 वो आएगा वेक्टर और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, यूनिट 4, और वो है 14 मार्क्स के। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सरल है, बड़ा आसान है, 14 मार्क्स का है। ठीक हो गया। अब जो 5th यूनिट है उसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, चैप्टर नंबर 12 रैखिक प्रोग्रामन। रैखिक प्रोग्रामन का एक प्रश्न आता है और एक्सरसाइज भी उसकी एक ही, पहली वाली जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 12.1, वहीं से प्रश्न आता है, वहीं से प्रश्न आएगा। एक एक्सरसाइज है, मुश्किल से 10-12 सवाल हैं एग्जाम्पल मिला करके, तो उसमें से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो आपको ठीक से तैयार कर लेना है, 5 नंबरों का सवाल, सरल। लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामन, चैप्टर नंबर
ठीक हो गया। अब जो यूनिट 6 है, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, चैप्टर नंबर 13, ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है, 13 वाला प्रायिकता, वो 8 मार्क्स के डियर स्टूडेंट, 8 नंबर के प्रश्न प्रायिकता से पूछे जाएंगे। तो ये डिवीज़न है, इन सबको जोड़ देंगे तो 80 नंबर का टोटल हो गया। जो पेपर आपका बोर्ड का आएगा वो 80 मार्क्स का आएगा, ठीक हो गया। और 20 मार्क्स का क्या है, इंटरनल असेसमेंट, ये आंतरिक मूल्यांकन, ये तो फरवरी तक ही हो जाएगा, स्कूल में ही होगा। सर आपको प्रैक्टिकल देंगे 1-2 करने के लिए, फिर वाइवा होगा, आपका वर्क कैसे रहा, आपने कॉपी किस रूप में बनाई, आपने किस रूप में पढ़ाई की, वो सब उसमें देखा जाएगा। और प्री बोर्ड में आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, ठीक है, उस सब से रिलेटेड मिला करके वो आपके सर, जो मैथ्स के सर हैं, वो 20 मार्क्स में से आपको मार्क्स देंगे, ठीक है। तो 80 मार्क्स बोर्ड का पेपर होगा, 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट होगा। इसका भी अपना एक सिलेबस है इंटरनल असेसमेंट का, तो उसकी भी आप तैयारी कर लीजिए। और ये बात आपको जान लेनी है कि इस 80 मार्क्स में से पास होने के लिए कम से कम 26 नंबर लाने जरूरी हैं, एटलीस्ट 26 मार्क्स, 26, 27 एटलीस्ट 80 में से कम पास होने के लिए, क्योंकि दोनों में अलग अलग पास होना पड़ेगा। इसमें 7 नंबर कम से कम चाहिए 20 में से, और इसमें 26, तब जाकर के 33 बनेगा। अलग अलग पास होना है, एटलीस्ट 26 मार्क्स आपको यहाँ चाहिए, ठीक है, और 7 मार्क्स आपको यहाँ चाहिए। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये किस चैप्टर से कितने मार्क्स के प्रश्न आते हैं वो मैंने आपको बता दिया। और आप अब पेपर की तैयारी में लग जाइए, ठीक है, परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। मैं भी आपके लिए सैंपल पेपर सॉल्व करूंगा, बोर्ड का प्रारंभ करूंगा। बोर्ड ने भी एक सैंपल पेपर जारी किया हुआ है, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र बोर्ड ने भी क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट के लिए, ठीक है, हर पेपर का कर रखा है, हर विषय का है, पर मैं मैथ्स का टीचर हूँ तो मैथ्स का पेपर सॉल्व करूँगा आपके लिए। तो बोर्ड ने भी एक जारी किया हुआ है कि पेपर इस रूप में, ठीक है, प्रश्न तो अलग अलग होंगे, जो बोर्ड का पेपर आएगा उसके प्रश्न अलग होंगे, या कुछ मैच भी कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि पुराने पेपर आप सॉल्व करते हैं तो वो प्रश्न बोर्ड के पेपर में भी मिले हैं, तो इसलिए पेपर की तैयारी भी आप ठीक से कर लीजिए, पुराने पेपरों की तैयारी भी कर लीजिए। पर इतना ध्यान रखना है कि सिलेबस का पुराने प्रश्न पत्रों में, चाहे 2023 का है चाहे उससे पहले का है, ठीक है ना, सिलेबस कितना घटा है वो वाले प्रश्न तैयार मत करिए, अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट होगा। वही पढ़िए, वही प्रश्न आप तैयार करिए उन पेपरों से, पुराने पेपरों से भी, जितना जो आपके सिलेबस में है, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी काम करने के लिए। इस समय सिलेबस कम है, थोड़ा मेहनत करिए तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। थोड़ा सिलेबस घटा हुआ है, कम है, ठीक है, मार्क्स उतने हैं 80 में से लाना है, ठीक है। 2023 का जो पेपर था ना, उसमें पूरा सिलेबस था, जो पुरानी बुक हैं आपके पास उसमें पूरा था। उसमें अब नया क्या है, नए में कुछ घटा है, कुछ कम हुआ है, तो थोड़ा बर्डन कम हुआ है। तो आप तैयारी करके बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं इस समय। तो तैयारी करिए बढ़िया सी, मैं भी आपकी हेल्प करूँगा, आपके लिए बोर्ड के पेपर सॉल्व करूँगा, ठीक है। कुछ अपने आप भी पेपर आपके लिए सेट करूँगा, उन पेपर को सॉल्व करूँगा, तो आप अपनी तैयारी करिए बढ़िया, ठीक है। बाकी देखो, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कठोर मेहनत की आवश्यकता होती है। जो बच्चे कठोर मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं इस समय, तो जब उनका परीक्षा परिणाम आता है, जब रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, स्वाभाविक है। कोई किसान है, उन्होंने अपने खेत को अच्छे से जोत दिया है, ठीक है, अच्छे से उसमें हल दे दिया है, अच्छे से उसकी खेत को समतल करके बढ़िया सा, ठीक है, मुलायम कर दिया है, फिर अच्छी क्वालिटी के बीज बो दिए हैं,
फिर समय पर उसमें पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, खरपतवार उग गया तो उसको हटा रहे हैं, ठीक है ना। तो जब फसल पकने की बारी आएगी, जब फसल पक जाएगी तो किसान जब खेत में जाएगा, फसल काटेगा तो अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा, अच्छा उत्पादन मिलेगा। ये तो सिंपल सी बात है कि जब मेहनत होगी, एक निश्चित दिशा में मेहनत होगी, पाठ्यक्रम आपको ठीक से मालूम है कि मेरा पाठ्यक्रम क्या है, मुझे कहाँ से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, आपने तैयारी पहले कर ली है, तो जब बोर्ड का पेपर आएगा ना बच्चों, तो आपको लगेगा कि बहुत सिंपल है। और वास्तव में बोर्ड का पेपर बड़ा सिंपल ही आता है। मैथ्स का पेपर पुराने व्याप उठा के देख लीजिए, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, आप अच्छे अंक लाएं, ठीक है। पेपर इस रूप में नहीं बनता है कि आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, इस रूप में नहीं आता। आप प्रश्न को कर पाएं, प्रश्न इस रूप में दिए जाते हैं, ठीक है ना। आपने पढ़ा है, आपने पढ़ाई की है, ठीक है, तो प्रश्न भी इस रूप में आएंगे कि जिस बच्चे ने पढ़ा है वो तो कर लेगा। हार्ड नहीं आएंगे क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और बाकी सब कुछ तो मेहनत पर आधारित है। अभी आपके पास लगभग 2 महीने हैं, एग्जाम के लिए 2 महीने लगभग हैं, तो इस बीच खूब तैयारी करिए, खूब मेहनत करिए, तो मार्क्स तो आने ही हैं। मार्क्स क्यों नहीं आएंगे, ठीक है। और मैथ्स में मैं आपको कहूं कि थोड़ा सा बच्चे एक जगह कमी रख देते हैं। किस चीज़ की कमी रखते हैं? उन्होंने सिलेबस एक बार पढ़ लिया, फिर वो सोचते हैं कि हो गया। ऐसा नहीं, रिवीजन, रिपीटिशन, फ्रीक्वेंसी, बार बार जब प्रश्नों को हल करेंगे, कई बार रिवीजन करना पड़ता है, तब जाकर के पेपर अच्छा ढंग से हो पाता है। कई बार बच्चे शिकायत करते हैं कि मैंने तो सब पढ़ा हुआ था, ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, वो भी पढ़ा था, सब पढ़ा था, पेपर में ठीक से याद ही नहीं आ पाया, थोड़ा सा लिखा और उसके बाद भूल गया, पता नहीं क्या हुआ। पता है ऐसे कब होता है? ऐसे तब होता है जब ठीक से रिवीजन नहीं हुआ, बार बार नहीं आपने वो देखा, ठीक है ना। पेपर के दिन तो अब पूरी 2 बुक्स हैं, 2 किताबें हैं, 2 किताबों में 13 चैप्टर हैं, 13 चैप्टर आपके दिमाग में रहे हैं सब, कहाँ से प्रश्न आ जाए। तो परीक्षा की रात तैयारी करने से नहीं आएगा। परीक्षा की रात तो कंप्लीट आराम करना है, कम से कम 7-8 घंटे सोइए परीक्षा की रात, माइंड फ्रेश रहे एग्जाम में जाने के लिए। उस दिन ऐसा नहीं कि रात भर जग रहे, नो, मेहनत आजकल करिए खूब, ठीक है ना। मेहनत खूब आजकल करिए, जितना ज़्यादा आजकल मेहनत करेंगे एग्जाम में आपके पेपर उतने अच्छे होंगे, ठीक है ना। तो आजकल रिवीजन करिए, रिवीजन। और जब जिस चैप्टर का आप रिवीजन करते हैं, ठीक है, जब रिवीजन आपका हो गया, आपने उसको फिर देख लिया है चैप्टर को, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो थोड़ी देर बैठ करके अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, आंखें बंद करके, और तब विचार कीजिए कि मैंने इस चैप्टर की तैयारी मेरी कैसी है, इस चैप्टर की तैयारी कैसी है, मैंने क्या क्या पढ़ा है, किस टाइप के क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, क्या मुझे याद आ रहा है, हाँ ये इसमें है, ये सूत्र हैं इसमें, हाँ ये क्वेश्चन इस रूप में मैंने सॉल्व किया था, ये वाला क्वेश्चन इस रूप में मैंने सॉल्व किया था। यदि याद आने लग गया, क्वेश्चन के स्टेप्स आपको याद आने लग गए, तो समझ लीजिए कि वो चैप्टर आपका तैयार हो गया है। दिमाग के अंदर रील बनाइए, उसको परमानेंट मेमोरी में डालिए, क्योंकि दिमाग के अंदर भी 2 प्रकार की मेमोरीज होती हैं, जैसे कंप्यूटर में होते हैं ना, रैम और रोम। तो रोम है परमानेंट मेमोरी, जब आप सेव कर लेते हैं फाइल में, फाइल को, या सीडी बनाते हैं, डीवीडी बनाते हैं, तो रोम है, वो क्या है, वो रोम है, परमानेंट मेमोरी है कंप्यूटर की, वो मिटती नहीं है।
तो ऐसी दिमाग में भी तो है। ये जो मैं बोल रहा हूं इस समय, ये कॉन्शियस माइंड बोल रहा है, कॉन्शियस माइंड। और एक होता है ब्रेन का एक हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड 7%, 93% कौन? सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड की क्षमता कॉन्शियस माइंड से 5000 टाइम्स ज़्यादा होती है। सबकॉन्शियस माइंड की क्षमता या पावर आप कहेंगे तो 5000 गुना ज़्यादा होती है इससे, कॉन्शियस माइंड से। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये कॉन्शियस माइंड है। हमको लगता है यही है माइंड, नहीं। जब हमको माना किसी ने हमसे प्रश्न पूछा, हमने कभी पढ़ा था, थोड़ी देर हम सोचते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा, तो हमें उत्तर मिल जाता है। वो कहाँ है, वो कहाँ से आता है? वो आता है सबकॉन्शियस माइंड से। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड से, अवचेतन मन से। वहाँ है परमानेंट मेमोरी। जब किसी चीज़ को हम रिपीट करेंगे रिपीट करेंगे रिपीट करेंगे तो वो कहाँ चली जाती है? सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और सबकॉन्शियस माइंड जब वो चली जाती है तो परमानेंट बन जाती है, वो परमानेंट मेमोरी बन जाती है। ठीक है, तो तैयारी करने का हर विषय में मैं कह रहा हूँ, गणित में तो भाई है, साथ साथ अन्य विषयों में भी किस रूप में करना है। माना आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, रिलेशन और फंक्शन, संबंध एवं फलन, हो गया चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, आपने एक्सरसाइज के सारे प्रश्न कर लिए। ओके, तब जरा बैठ करके सोचिए कि मैंने जो पढ़ा है क्या मुझे याद भी है कि नहीं है। सोचिए अपने आप से, आंखें बंद करके, तब किताब नहीं देखनी, अपने आप पूछिए अपने आप से। यदि सब ठीक चल रहा है ना, ठीक है, प्रश्न भी आप दिमाग में ही सॉल्व कर रहे हैं कि हाँ ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, एकदम कहीं आपकी रील रुकी नहीं, उलझी नहीं, तो समझ लीजिए कि आपकी उस चैप्टर की तैयारी ठीक से हो गई है। फिर ऐसे चैप्टर नंबर 2, 3, 4 करिए। आज का समय है मेहनत का। ठीक है, इस धरती पर जब भगवान आए तो उन्होंने भी मेहनत की, नहीं की? भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में, युद्ध भूमि में वो भी हैं। ठीक है, वहाँ वो कहते हैं अर्जुन से, न मे पार्थस्थ कर्तव्यम त्रिशलोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम, नानवाप्तमवाप्तव्यम। थोड़ा मैं भूल रहा हूँ। न मे पार्थस्थ कर्तव्यम त्रिशलोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। ठीक हो गए। अर्थ क्या है? भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, कर्म करो, मेहनत करो, जिस काम के लिए आए वो करिए, खूब मेहनत करिए। मेरे को ही देखो, मैं तो त्रिभुवन स्वामी हूं, त्रिलोक स्वामी हूं, ये पूरा जगत मेरे नियंत्रण में है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो मैं प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसी कोई वस्तु नहीं है दुनिया में या किसी लोक में कि मैं चाहूं और मुझे प्राप्त न हो। तब भी मैं कर्म कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं। इसलिए तुम भी मेहनत करो। तो मेरे बच्चों से कहना है कि आप भी खूब मेहनत करिए। इस धरती पर जब भगवान मेहनत किया, उन्होंने, भगवान राम रावण के पीछे पीछे, कहाँ? लंका। और कहाँ पुल बांधा? समुद्र पर पुल। बताइए, आज तक आपने पुल, नदियों के ऊपर पुल देखे होंगे, समुद्र के ऊपर कहाँ पुल देखा? भगवान ने समुद्र के ऊपर भी पुल बांधा। रावण जो गलत काम कर रहा था उसको दंडित करने के लिए कितना पुरुषार्थ किया होगा। ठीक है ना? तो मेहनत करने, कुल मिला के ये है, मेहनत करिए। अभी आपके पास 2 महीना है, क्योंकि आज की तारीख 24 दिसंबर। ठीक है, 24 दिसंबर, मैंने इसको 11 लिखा हुआ है 24 दिसंबर। ठीक है, 24 दिसंबर का आज दिन है। तो लगभग अभी 2 महीना आपको मिल रहा है।
तो इस 2 महीने का सदुपयोग कीजिए। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बोर्ड परीक्षा के लिए मैं आपको तैयारी भी आगे कराता रहूँगा। ठीक है, आप ध्यान से तैयारी करेंगे और अब मैं पेपर को सॉल्व करूँगा आपके लिए। जो बोर्ड ने पेपर जारी किया हुआ है ना, बोर्ड ने, ठीक है, हमारा जो बोर्ड है ना, पेपर आपके लिए जारी किया हुआ है सैंपल पेपर कि प्रश्न इस रूप में आगे आ सकते हैं। ठीक है, अब ये सब बोर्ड ने तो कर रखा है, डिवीज़न आएंगे प्रश्न, यूनिट फर्स्ट से 8 मार्क्स का आएगा, ये सब इस रूप में प्रश्न आएंगे। तो एक सैंपल पेपर बोर्ड ने जारी किया हुआ है, उसको मैं आइए सॉल्व करता हूँ, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, और पेपर सॉल्व करने से एग्जाम के लिए आपकी अच्छी तैयारी हो पाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, आइए पेपर सॉल्व करते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, बोर्ड एग्ज़ाम 2000 की तैयारी है तो ठीक है, बोर्ड ने जो सैंपल पेपर दिया हुआ है उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का क वाला हिस्सा है, क पार्ट। कॉस इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/2। देखिए डियर स्टूडेंट, कॉस इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए इसकी। ठीक है, तो क्या तरीका है, क्या करते हैं हम लिखते हैं इसको कि कॉस इनवर्स 1/√2 माना मैंने कहा y है, लेट, ठीक है, ये y है। या सिंपल रूप में आपको समझाऊं कि कॉस का मान किस एंगल पर 1/√2 होता है। कॉस का मान किस कोण पर 1/√2 होता है, तो आप जानते हैं 45 डिग्री पे होता है, π/4 पे होता है। पर तरीका इस रूप में है। ठीक है, MCQ है, बहु विकल्प में सीधा आंसर आता है तो सीधा आंसर लिखिए, कैलकुलेशन देने की आवश्यकता नहीं है। पर माना नहीं क्वेश्चन सीधा आ रहा है समझने में, तो रफ में आप कर लेंगे। ठीक है, तो कॉस इनवर्स 1/√2 को मैं y लिख रहा हूँ। कॉस यहाँ जाएगा तो कॉस y = बन जाएगा 1/√2। 1/√2 कॉस 45, कॉस π/4, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। तो इसको मैं लिख दूंगा कॉस y = कॉस π/4। कॉस π/4 = 1/√2। कॉस हटा दीजिए दोनों तरफ से, तो y कितना हो गया, π/4। और y क्या था, y क्या माना हुआ था, कॉस इनवर्स 1/√2 y था। तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी, π/4। तो ये वाला आंसर करेक्ट है, ये वाला। ठीक है, अब आंसर कैसे लिखेंगे आप, जब आपको आंसर मालूम चल जाएगा, ठीक है ना, तो आंसर आप अपनी कॉपी में ऐसा लिखिए, मैं आपको तरीका बताता हूं। सही विकल्प ऐसा लिखिए, सही विकल्प सेकेंड π/4 है। बस ऐसा लिख दीजिए, इतना ही है बस, इस रूप में। और इस रूप में लिखना भी, ठीक है ना। सही विकल्प, ये सही विकल्प है। सेकंड, केवल सेकंड भी नहीं, सेकंड के साथ जो आंसर वो भी लिखिए। सही विकल्प सेकंड π/4 है। क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 का ख वाला पार्ट क्या है, आव्यूह ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। ठीक है, ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ए बी का इनवर्स है, बी ए का इनवर्स है। कब, तो आपने कंडीशन पढ़ी होगी, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, किसी आव्यूह का व्युत्क्रम। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका व्युत्क्रम कब निकलेगा, या उसका जो व्युत्क्रम होगा, उसका जो इनवर्स होगा, माना वो बी है, एक मैट्रिक्स ये है, उसका इनवर्स बी है। एक आव्यूह ये है, उसका व्युत्क्रम बी है, तो ए बी बराबर होता है बी ए बराबर आई।
ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समकाव्य हो जाता है ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू वाई। किसी आव्यूह में उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, तत्समक आव्यूह आता है। तो ए बी बराबर बी ए बराबर आई। ठीक है, तो कौन सा वाला सही है? ये फोर्थ वाला सही। देखिए ए बी बराबर बी ए बराबर आई। तो मैं लिख देता हूं सही विकल्प, सही विकल्प फोर्थ में है क्या? ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई है। बस इस रूप में आप इसका आंसर लिख डालेंगे। ठीक है बच्चों, अब चलिए थर्ड वाला पार्ट आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का गौ, जब आप आंसर लिखेंगे ना तो केवल कौ मत लिखना, केवल खौ मत लिखना, पूरा क्या लिखना? क्वेश्चन नंबर 1 का खौ, क्वेश्चन नंबर 1 का कौ, क्वेश्चन नंबर 1 का गौ, ऐसा लिखना कॉपी में। एग्जामिनर को एक बात आपको बता दूं, बोर्ड एग्जाम कॉपी चेक करने मैं भी जाता हूं, तो उन बच्चों की कॉपी देख के बड़ी प्रसन्नता होती है जिन्होंने क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सही डाले हुए हैं। खोजना न पड़े एग्जामिनर को कि बच्चे ने ये प्रश्न किया है तो कहाँ है, ये पेपर में प्रश्न कहाँ होगा। ठीक है ना, आसानी से मालूम चल जाए एग्जामिनर को भी जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं कि हाँ इस प्रश्न का उत्तर दिया है बच्चे ने। ठीक है ना, तो साफ सुथरा लिखना है प्रश्न, पूरा प्रश्न लिखिए, उसका खंड लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का गौ वाला पार्ट है, साइन एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या करना है? डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर का, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो आप इस एक्स स्क्वायर को भूल जाइए, ये समझिए कि साइन एक्स है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। तो पहले तो सीधे इसको लिख दीजिए कॉस एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स होता तो कॉस एक्स हो गया था, पर एक्स जगह क्या है? एक्स स्क्वायर है, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और ये आ गया। अभी डिफरेंशिएशन पूरा नहीं हुआ, अब इसका भी करना है, एक्स स्क्वायर का इनटू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया? पहले मैंने साइन का किया, साइन का कॉस, तो साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर, और अब एक्स स्क्वायर का होगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 पहले आ जाएगा, 2x हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये बन गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर बन गया। तो आंसर कौन सा हो गया आपके पास? ये देखिए 2x कॉस एक्स स्क्वायर, ये वाला करेक्ट आंसर है, और ये थर्ड ऑप्शन में है, तो मैं लिख दूंगा ऐसा भी लिख सकते हैं विकल्प, ऐसा भी लिख सकते हैं विकल्प थर्ड में क्या है? 2x कॉस एक्स स्क्वायर सही उत्तर है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, विकल्प थर्ड ये वाला 2x कॉस एक्स स्क्वायर सही उत्तर है। एक बात यहां पर आपसे और कह दूं कि एक क्वेश्चन के बाद जब आप दूसरा लिखते हैं ना, तो कुछ बच्चे बहुत चिपका देते हैं उसको, यहीं पर खौ यहीं पर गौ एक साथ, मतलब खंड तो डाले हैं पर बहुत चिपका के काम कर दिया है। तो जब आपकी कॉपी चेक होगी ना, तो ऐसी स्थिति में कोई ऐसा प्रश्न हो सकता है जो एग्जामिनर के निगाह से छूट गया, चेक करना ऐसा हो सकता है। इसलिए जैसे माना मैंने जैसे ए पार्ट कर दिया पहला वाला, तो कम से कम 3 या 4 लाइन छोड़िए, 3 और 4 लाइन्स का गैप रखिए, कम से कम इतना गैप रखिए, इतना गैप, तब जाके दूसरा करिए। दूसरा इतना हो गया, यहाँ गैप बनाया, मेरे पास जगह कम है, सॉल्व कर रहा हूँ तो ये जगह कम है, कम से कम इतना गैप रखिए जिससे एग्जामिनर को भी लग गया कि यस इस क्वेश्चन का आंसर यहीं तक है। खिचड़ी टाइप की नहीं पकानी है, ठीक है ना? ठीक है, बोर्ड की कॉपी खूब मोटी रहती है, आराम से काम करिए, भी आपको चाहिए होती तो मिलती है। ठीक हो गया? तो चलिए 3 पार्ट्स मैंने कर दिए हैं। इसके साथ साथ में एक बात आपको और बता दूं कि माना क्वेश्चन ऐसा नहीं था, माना या तो ठीक है
इसका आंसर तो मैंने ये दे दिया, इसको सॉल्व कर दिया। माना क्वेश्चन ऐसा नहीं था, क्वेश्चन कैसा था, माना ऐसा था क्वेश्चन कि डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स था, माना क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन था। तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका तरीका है कि साइन स्क्वायर, पहले इस स्क्वायर वाले का हिसाब करिए, 2 पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, अब बच गए यहाँ पर साइन एक्स, क्योंकि 2 पावर है, 2 पहले आ गया तो 1 पावर कम हो जाएगी। साइन 1x नहीं लिखते, साइन एक्स लिखते हैं, 2 साइन एक्स इंटू, अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ये हो जाता 2 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। आ गया समझ में? ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है। यदि क्वेश्चन ऐसा नहीं, मतलब अभी तो स्क्वायर कहाँ है, एक्स के साथ स्क्वायर है, माना यहाँ ना होकर के यहाँ होता तो कैसे मैं डिफरेंशिएशन करता, ये 2 पहले आ गया, 2 साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करता, ठीक है ना, कॉस एक्स हो गया। माना आप कहें कि प्रश्न ऐसा नहीं था, प्रश्न माना कैसा है, प्रश्न इस रूप में है कि इसका भी स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तब कैसा डिफरेंशिएशन होगा, पहले इसका होना है, इस स्क्वायर वाले का हिसाब होगा। ये 2 पहले आ गया, 2, अब 2 पहले आ गया तो 1 बच गया, अब 2 साइन एक्स स्क्वायर करिए, ठीक है, 2 पहले आ गया, पावर अब 1 रह गई, तो 2 साइन एक्स स्क्वायर, अब किसका होगा, साइन एक्स स्क्वायर का होगा, इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब साइन एक्स स्क्वायर का क्या होगा, ये तो मैंने लिख दिया 2 साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर का क्या होगा, इसको फिलहाल भूल जाए कि ये एक्स स्क्वायर है, इसको ये माने कि साइन एक्स है, तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स मतलब एक्स जगह एक्स स्क्वायर है। अभी भी डिफरेंशिएशन पूरा नहीं हुआ, अब एक्स स्क्वायर का करना है, तो एक्स स्क्वायर का कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को? तो लगे हाँ, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x होगा, तो ये बन जाएगा 2x, 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, तो 2 2 जा 4, 4x साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन हो गया। इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है, तो उस रूप में भी आप लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? ठीक है ना, मतलब क्या कह रहा हूं मैं, 2x इंटू 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर को मैं और तरीके से लिख सकता हूं, तरीका कह रहा हूं मैं, वैसे डिफरेंशिएशन हो गया है, इसका तरीका कह रहा हूं। आप जानते हैं डियर स्टूडेंट, एक फॉर्मूला आप जानते हैं कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर साइन 2x, ठीक है ना, ठीक है ना, तो वही लगा रहा हूं, 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x इंटू साइन 2x स्क्वायर, ठीक है, 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या लिख दिया, साइन 2x स्क्वायर, इस सूत्र से तो ये बन जाएगा आपके पास 2x साइन 2x स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसके साथ 1-2 क्वेश्चन मैंने और जोड़ दिया आपके लिए। चलिए और आगे चलते हैं, और क्वेश्चन लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का घ वाला पार्ट देखते हैं। यदि एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, तो ए टू बी एक्स एफ एक्स का मान है। इफ एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स। इनमें से देखना है कौन सही है। तो अब आप देखो, ये क्वेश्चन पिछले साल मतलब 2023 का जो बोर्ड का पेपर हुआ उसमें भी पूछा हुआ था ये। तभी मैं आपसे कह रहा हूं कि जो पुराने पेपर है ना, उनको सॉल्व कर लेना ठीक से।
कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे 2024 के पेपर में। पुराने पेपर आप सॉल्व कर लेंगे तो कुछ क्वेश्चन जरूर रिपीट होते हैं, नहीं तो उस तरह के प्रश्न रिपीट हो जाते हैं, उस तरह के, सेम ना हो पर उस तरह का। ठीक हो गया। अब चलो इसके मैं कैसे करूं। देखिए a टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू चाहिए। अब एग्जाम में प्रश्न आ गया तो आपने थोड़ा इसको सॉल्व करना है। कहाँ? रफ में, यहाँ नहीं, यहाँ सीधे आंसर लिखना है। ठीक हो गया। अब एक प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की, एक प्रॉपर्टी है बच्चों, ये आपने पढ़ी है कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये है डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी, ये लगेगी इस पे। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या होता है? ए टू बी एफ, इन दोनों को प्लस कर लीजिए, ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। मतलब एक्स की जगह क्या लिख देना है? ए टू बी, सॉरी, एक्स की जगह क्या लिख देना है? ए प्लस बी माइनस एक्स। तो वो वाली प्रॉपर्टी लगाता हूं। मतलब जहां एक्स है, जहां जहां एक्स है वहां क्या लिख दूंगा? ए प्लस बी माइनस एक्स। ये प्रॉपर्टी है समझ में? ये प्रॉपर्टी है। तो ये भी इस पर वो प्रॉपर्टी लगाऊंगा ये वाली, तो x की जगह क्या लगाऊंगा? x की जगह क्या लिखूंगा? x की जगह क्या लिखूंगा? a प्लस बी माइनस एक्स। x की जगह क्या लिखूंगा? a प्लस बी माइनस एक्स। तो चलिए अब मैं यहां लिखता हूं, आप देखिए यहां पर देखिए मैं क्या लिख रहा हूं उसको, दिस इज इक्वल टू, जहां x है मैं क्या लिख दे रहा हूं? a प्लस बी माइनस एक्स। इन दोनों को प्लस करके a प्लस बी माइनस एक्स, जहां पर x है, क्योंकि प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया। a प्लस बी माइनस एक्स, और यहां पर भी x है तो f यहां लिख देंगे a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। जहां जहां x है, x को मैं किससे हटा दूंगा? a प्लस बी माइनस एक्स से। ये प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया। अब आप देखो, अब मैं इसको कैसे लिख दूंगा? दिस इज इक्वल टू, यहां पर लिख देता हूं, इसके दो हिस्से कर लेता हूं। इसकी वैल्यू चाह रहा हूं ना, यदि मैंने इसको i लिख दिया, i बराबर ये, तो मेरे पास क्या आ गया? i बराबर, आप देखिए a प्लस बी का अलग मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें, और माइनस एक्स का अलग कर देते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ अलग और इसके साथ अलग, तो a प्लस बी के साथ होगा तो क्या हो जाएगा? i इज इक्वल टू ए टू बी ए प्लस बी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस एक्स। ठीक है, इंटीग्रल तो आएगा ही, ए टू बी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ना, माइनस तो मैंने बाहर ले लिया, एक्स एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन है ना, दो हिस्सों में बांट दिया मैंने, ए प्लस बी इंटू इसका इंटीग्रेशन माइनस एक्स इंटू इसका इंटीग्रेशन। ए टू बी, ए प्लस बी, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ये इसका मल्टीप्लाई। जब माइनस एक्स से गुणा करूंगा तो माइनस एक्स इंटू इसका इंटीग्रेशन। ठीक हो गया। अब आप देखो डियर स्टूडेंट, क्या आपको दिख रहा है यहां पर? आप देखिए ये क्या है, ये वाला, इसको देखिए आप, ये क्या है? चलो यहां थोड़ा मैं मिटा लेता हूं, सेकंड वाले के लिए जगह बनाता हूं, ठीक से समझना है आपने इसको, तब मैं लिख लूंगा क्वेश्चन को। आप देखिए i इज इक्वल टू, अब a टू बी तो कांस्टेंट है, बाहर लिख सकते हैं इंटीग्रल के, a टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, इसके साथ डी एक्स भी था। ठीक हो गया। इससे जब मल्टीप्लाई किया ना तो पूरा डी एक्स सहित आएगा ये,
ये तो मैंने यहाँ लिख दिया, a प्लस बी बाहर लिख दिया, ये आ गया। अब ये जो है ये क्या है, ये वाला क्या है, ये वाला, ये आई है नहीं है। चलो यहाँ पर साफ सुथरा लिख लेता हूँ, माइनस a टू बी एक्स एफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। चलिए यहाँ पर साफ सुथरा हो गया। ये चीज़ थी जो मैंने यहाँ लिख दी, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है वहाँ ले लिया, माइनस एक्स इंटू ये आ गया। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक चीज़ आपको दिया हुआ है कि f, यदि f a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स ये दिया हुआ है, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है। तो चेंज कर लेते हैं, तो आई बराबर ए टू बी एफ। अब इसको भी मैं चेंज कर लो, इसको भी चेंज कर लेते हैं, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स क्या एफ एक्स है, तो इसकी जगह मैं एफ एक्स लिख लेता हूँ, डी एक्स तो है ये, इसकी जगह एफ एक्स माइनस ए टू बी एक्स, इसकी जगह क्या एफ एक्स, ये दिया हुआ है, ये एफ ए प्लस बी माइनस एक्स की जगह एफ एक्स। अब आप देखो ये क्या है, ये मैंने शुरू में आई माना हुआ, यहां देखिए ये मैंने आई माना हुआ है, आई इज इक्वल टू ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स, इसको मैंने आई माना हुआ है, तो इस पूरे की जगह मैं आई लिख दूंगा, आई मतलब इंटीग्रल, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स माइनस आई, ठीक हो गया। अब चलिए और सॉल्व करते हैं। कितना हो गया ड्यूरेशन देखिए, आइए इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूं, इस माइनस आई को, वो यहाँ आके प्लस आई हो गया, और आई हर आई कितना बन जाएगा 2i, ये माइनस आई यहाँ ले आए ना आई के साथ, तो आई प्लस आई कितना 2i, तो 2i इज इक्वल टू कितना हो गया, इसको भी इधर ले आए तो ये कितना हो गया a प्लस बी इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक हो गया। इसको यहां ले आए 2i बन गया, तो i कितना हो गया, i इज इक्वल टू a प्लस बी बाई टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और i मतलब आई क्या था, इसको मैंने आई माना हुआ था, आप देखना इसको मैंने आई लिखा हुआ था, आई मैंने ये लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो आई मतलब ये, तो इसकी वैल्यू क्या है, सॉल्व करके ये वाले आ गई, इसको हल किया मैंने तो ये आ गया, और ये कौन सा वाला है, ये वाला आंसर है, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं करेक्ट आंसर लिख लेता हूं यहां पर। तो इस रूप में एक क्वेश्चन सॉल्व करना था। लास्ट ईयर का जो है पेपर जो है ना, उसमें भी था आया हुआ, और लास्ट ईयर का पेपर में हमने सॉल्व किया हुआ है, वो यूट्यूब चैनल में डाला हुआ है पूरा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये वाला उत्तर सही है, तो हम लिख देंगे विकल्प फोर्थ, क्या है विकल्प फोर्थ, a प्लस बी बाई टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स सही उत्तर है। बस इतना लिख देना है। यहाँ पर मैंने जो एक कैलकुलेशन की, आपको इन प्रश्नों को हल करने में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी एग्जाम में, तो आप रफ में करेंगे इनका, यहाँ केवल आंसर लिखने हैं आपको, ठीक है। ये सही विकल्प हो गया, सही उत्तर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन था मेरे पास, या मैं उसको उतार लेता हूँ, गांव वाला e टू द पावर एक्स क्यूब का अवकलन है, क्वेश्चन नंबर 1 का गांव वाला हिस्सा, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं यहां क्वेश्चन।
अब इसकी तो हमें आवश्यकता नहीं है, इसका तो आंसर हमने लिख दिया है, ठीक है ना। चलिए, पहला विकल्प था 3e⁻x², दूसरा वाला था डियर स्टूडेंट e⁻3x², तीसरा वाला ऑप्शन है e⁻x³ और चौथा वाला ऑप्शन है 3x² e⁻x³। ठीक हो गया। इसका करना है डिफरेंशिएशन e⁻x³ का, ठीक है। तो e⁻x³ का डिफरेंशिएशन यहां पर कर लेते हैं, d/dx e⁻x³, ठीक है। e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है, ठीक है। d/dx e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x, तो ये तो सेम उतर जाएगा e⁻x³, परंतु क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं ना कि d/dx e⁻x क्या होता है, e⁻x ही होता है। तो यहां पर मैंने माने इसको मैंने x माना, तो ये e⁻x के रूप में हो गया। पर अभी डिफरेंशिएशन पूरा नहीं हुआ, अब इसका करना पड़ेगा ये x³ का इंटू d/dx x³ e⁻x³ e⁻x के रूप में, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x जो भी है आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन होना x³ का, और x³ का डिफरेंशिएशन कैसे होता है ये आप जानते हैं। x³ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x² आएगा, 3 पहले आ जाएगा, e⁻x³ इंटू 3 पहले हो जाएगा, एक पावर घट जाएगी, 3 पहले होगा, एक घात घट जाएगी, तो x², ठीक है। अब इसको पहले ले लीजिए, तो कितना हो गया 3x² e⁻x³, ये आ गया डिफरेंशिएशन इसका। अवकलन मीन्स डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन ये वाला हो गया 3x² e⁻x³, ठीक है। तो मैं यहां पर इसका आंसर लिख लेता हूं, विकल्प फोर्थ में क्या है 3x² e⁻x³ सही उत्तर है। बस इतना लिखना है आपने, ये काम तो रफ में होगा, और सीधे अब आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो गई होगी तो इसका तो आप डायरेक्ट भी लिख देंगे e⁻x³ और x³ का 3x², सीधे ऑप्शन देख करके आप जान जाएंगे ये वाला उत्तर सही है, ठीक हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4 वाला पार्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, Which ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन सही है। अब ध्यान दीजिए, प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय है, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा, ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। ये प्रश्न जो है देखिए, जब आप फंक्शन की संततता चेक करते हैं, कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, तो कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, कोई फंक्शन संतत होगा। कब, किसी बिंदु पर कोई फलन संतत कब होगा, जब उस बिंदु पर उस फलन की लिमिट आएगी, ठीक। और कोई फलन अवकलनीय कब होगा, डिफरेंशिएशन किसी फलन का कब होगा, जब वो संतत होगा। तो अवकलनीयता के लिए, ठीक है, अवकलनीयता के लिए कोई फलन अवकलनीय है तो उसका संतत होना आवश्यक है। यदि फलन संतत नहीं है तो उसका अवकलन नहीं होगा। ध्यान से समझिए, फिर कहता हूं, किसी फलन की अवकलनीयता के लिए फलन का संतत होना जरूरी है, ठीक है। फलन संतत है तब जाकर के अवकलनीयता पर विचार हो सकता है, और कोई फलन अवकलनीय है तो संतत होगा ही होगा। परंतु यदि फलन संतत है तो जरूरी नहीं है कि वह अवकलनीय होगा। बहुत से उदाहरण हैं बुक में ऐसे, फलन संतत है,
फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। फलन संतत तो है परंतु वो अवकलनीय नहीं है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। परंतु यदि फलन अवकलनीय है तो वह संतत होगा ही होगा। इस बात को याद रखिए। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? प्रत्येक संतत फलन अवकलनीय। रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। प्रत्येक संतत फलन अवकलनीय है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत है, करेक्ट। यदि फलन अवकलनीय है तो संतत होगा ही होगा, पर यहां वो बात नहीं है। यदि फलन संतत है तो जरूरी नहीं कि वो अवकलनीय हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ये रॉन्ग हो गया, ये सही है। अवकलनीय है तो संतत होगा ही होगा, ठीक हो गया। विकल्प फर्स्ट एवं सेकंड दोनों सही है। नो, ये तो रॉन्ग है पहला वाला, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो गया? ये वाला सही हो गया कि प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत है। क्लियर हो गया ना? आप याद रखना इस चीज को। तो विकल्प सेकंड प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत है, सही उत्तर है, सही उत्तर है। ठीक है, प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है, ये वाला आंसर करेक्ट है। ठीक है डियर स्टूडेंट, कुछ और विकल्प लेते हैं, कुछ उनको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 वाला पार्ट देखते हैं। यदि ए और बी दो संरेख सदिश हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 2 vectors are collinear, then which of the option is not correct? तो संरेख सदिश क्या हुई? यदि सदिश दो या दो से अधिक सदिश एक रेखा के समांतर हों तो वे संरेख होते हैं। वो एक ही दिशा में भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ये एक ही दिशा में भी हो सकते हैं, या ऐसे भी हो सकते हैं, एक इधर है एक इधर है, आया समझ में? या ये इधर है तो ये इस तरफ है, समांतर पैरेलल वेक्टर भी संरेख होते हैं, समांतर सदिश भी संरेख होते हैं, याद रखना। ठीक हो गया? तो चलिए इसमें अब आप देखिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। b इज इक्वल टू लैम्डा ए। अब b इज इक्वल टू लैम्डा ए जो है, मतलब b इज इक्वल टू लैम्डा ए है। आप देखिए इसका मतलब है कि किसी सदिश a में, किसी वेक्टर a में लैम्डा से मल्टीप्लाई करके b के बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये इनकी डायरेक्शन एक ही है, जिधर इसकी डायरेक्शन है उधर इसकी डायरेक्शन है। ठीक है ना? पैरेलल वेक्टर हैं, ये कह सकते हैं आप, एक ही डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। ठीक है ना? तो ये तो सही है। b इज इक्वल टू लैम्डा ए यदि है तो a और b संरेख है, कोलोनियर है। दूसरा है a इज इक्वल टू प्लस माइनस b। a वेक्टर b वेक्टर के बराबर है, या a वेक्टर माइनस b वेक्टर के बराबर है। जब माइनस b होगा तो अपोजिट हो जाएंगे, परंतु डायरेक्शन होंगे तो पैरेलल ना। एक इधर है और दूसरा इधर है तो हैं तो पैरेलल, समांतर हैं, तो ये भी सही बात है। ठीक हो गया? तीसरा क्या कह रहा है? ए और बी के क्रमागत घटक समानुपाती नहीं हैं। अब आप देखो, इसको देखिए ध्यान से। एक वेक्टर है, माना ए वेक्टर है a1i प्लस b1j प्लस c1k। दूसरा वेक्टर b है a2i प्लस b2j प्लस c2k। ये संरेख होंगे या पैरेलल होंगे? ये संरेख होंगे, कोलोनियर होंगे, या समांतर होंगे, पैरेलल होंगे। कब? जब a1 बाई a2 का मान b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 के बराबर है। मतलब
क्रमागत घटक समानुपाती, ए और बी के क्रमागत घटक समानुपाती, यहाँ पर समानुपाती हैं, तब हम कहेंगे ए और बी क्या है, सररेख है, या ए और बी समांतर है। अरे क्या कह रहा है, ए और बी के क्रमागत घटक समानुपाती नहीं हैं, ठीक है ना, इसका मतलब रॉन्ग हो गया। ए और बी सररेख हैं तो उनके क्रमागत घटक समानुपाती होंगे, है समझ में। करिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट प्रोपोर्शनल होते हैं, समानुपाती होते हैं, इन्हें लिखा है नहीं होते हैं, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये तो आंसर आपको मिल गया। दूसरा कह रहा है दोनों सदिशों ए और बी की दिशा समान है, डायरेक्शन सेम है, परिमाण विभिन्न हैं। ए इधर है और बी माने इतना लंबा है, दिशा एक ही है दोनों की, परिमाण अलग अलग है, ये छोटा है बड़ा है, तब बे क्या है, सररेख है। ए और बी की दिशा समान है पर परिमाण विभिन्न है, ठीक, कोई बात नहीं, तब बी सररेख है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आप समझ गए कि रॉन्ग कौन सा हो गया, रॉन्ग हो गया तीसरा वाला, क्योंकि इन्होंने क्या लिख दिया, गलत क्या लिख दिया इसमें कि ए और बी के क्रमागत घटक समानुपाती नहीं, ये गलत लिख दिया, जबकि क्या है, समानुपाती होते हैं, ठीक हो गया। तो विकल्प थर्ड, ए और बी के क्रमागत घटक समानुपाती नहीं हैं, सही उत्तर है। सही उत्तर है मतलब, सही उत्तर का मतलब ये नहीं कि सही है, सही उत्तर का मतलब ये हुआ कि हमने कुछ छांटना है ना कि कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है, ये वाला सही नहीं है, तो ये लिख दिया मैंने, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब आप देखो इसका जॉ वाला पार्ट, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जॉ वाला पार्ट, मैं थोड़े उसके लिए जगह भी बना देता हूं। आप देखिए डियर स्टूडेंट, एक वेक्टर आपको दिया हुआ है, वेक्टर है i प्लस 2j प्लस 3k, ये वेक्टर है, ये कोई सदिश है, इसके दिक् अनुपात क्या हुई, दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियोज क्या हुए, दिक् अनुपात के हुए, i का गुणांक 1, इसके साथ a का गुणा है, j का गुणांक 2, k का गुणांक 3, यही होगा इसके डायरेक्शन रेशियोज। इस वेक्टर के दिक् अनुपात क्या हो गए, 1 2 3, i j k के कोफिशिएंट प्लस में चाहे माइनस में, साइन से लिखने हैं, ठीक हो गए। तो 1 2 3 तो डायरेक्शन रेशियोज हो गए, दिक् अनुपात हो गए। दिक् अनुपातों को दिक् कोसाइन में कैसे बदलते हैं, यहाँ पर पूछा हुआ है, दिक् कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस पूछे हुए हैं, तो दिक् अनुपातों को दिक् कोसाइन में बदलने के लिए क्या तरीका है, 1/√1 का स्क्वायर प्लस इस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉमा, यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्शन रेशियोज, मेरे पास 1 2 3 आए हैं ना, ठीक है, कॉमा, दूसरा हो जाएगा 2/√, यही चीज़ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और 3/√1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो कितना हो गया, 1/√9 13 14, 2/√14, 3/√14, तो ये हो गए डायरेक्शन कोसाइंस। यदि वेक्टर ये है कि इसके दिक् कोसाइन क्या हो गए, डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गए, ये वाला देखो, ये वाला आंसर सही है,
ठीक है, तो हम लिख देंगे विकल्प फर्स्ट। क्या है विकल्प फर्स्ट? 1/√14, 2/√14, 3/√14 सही उत्तर है। बस इतना करना है। ठीक है, तो यहां दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वेक्टर दिया हुआ है तो दिक् अनुपात भी पूछ सकते हैं, दिक् कोसाइन भी पूछ सकते हैं। तो दिक् अनुपात मैंने बता दिया, आई जे के गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के आर द डायरेक्शन रेशियोज, और उनको डायरेक्शन कोसाइंस बनाना है, उनको दिक् कोसाइन बनाना है। तो ये तरीका है। 1 2 3 दिक् अनुपात हो गए थे, इनका दिक् कोसाइन बनाना है। तो 1/, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, कॉमा 2/, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, कॉमा 3/, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है ना? ठीक है डियर स्टूडेंट, आगे देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, ये जो प्रश्न है ना कथन, ये प्रश्न होगा कथन निष्कर्ष वाला। मतलब जो पहला प्रश्न है उसके 2 पार्ट, पहले में 10 मार्क्स का है, 10 पार्ट होंगे उसके। तो 2 पार्ट्स क्या होंगे? अभिकथन और कारण वाले। ठीक है ना? कथन निष्कर्ष वाले होंगे। तो ये कथन निष्कर्ष वाला एक प्रश्न है, ये आपके लिए नया है, तो समझे, ध्यान से देखिए। निम्न प्रश्नों में 2 कथनों को अभिकथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। अभिकथन ए है और कारण आर है। अपने उत्तर नीचे कोड के अनुसार अंकित करें। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। यदि ये सही है तो ये वाला उत्तर आप लिखेंगे, ये वाला विकल्प देंगे। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यदि ये सही है तो ये ऑप्शन देंगे। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ये थर्ड वाला है। और ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। अब ध्यान से समझेंगे, ये है अभिकलन ए। स्टेटमेंट है, किसी वक्र कुल को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण की कोटि उतनी ही होती है जितने उस वक्र कुल के संगत समीकरण में स्वेच्छ अचर होते हैं। आपने एक प्रश्न पढ़ा होगा, किसी अवकल समीकरण के हल में उतने ही स्वेच्छ अचर होते हैं जितनी उसकी कोटि होती है। ठीक है ना? किसी अवकल समीकरण को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण की कोटि उतनी होती है जितने उस वक्र कुल के संगत समीकरण में स्वेच्छ अचर होते हैं। स्वेच्छ अचर 3 हैं तो अवकल समीकरण 3 कोटि की होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन 3rd ऑर्डर की होगी यदि आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं? 3 हैं। अवकल समीकरण 2nd ऑर्डर की है तो जब उसका हल करेंगे तो उसका जो सामान्य हल आएगा, जनरल सॉल्यूशन आएगा, उसमें 2 स्वेच्छ अचर होंगे। ठीक है ना? और आपने ये भी वहां पढ़ा होगा कि किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या 0 होती है। वो विशिष्ट हल है। जनरल सॉल्यूशन अलग है, व्यापक अलग है, और विशिष्ट हल अलग है। 2 चीज़ें हैं ना। यहाँ पर क्या कह रहा है? किसी अवकल समीकरण को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण की कोटि उतनी होती है जितने उस वक्र कुल के समीकरण में स्वेच्छ अचर होते हैं। अवकल समीकरण को हल किया, ठीक है, जो हल आया उसमें स्वेच्छ अचर आए तो उतने ही स्वेच्छ अचर होंगे जितनी उसकी कोटि होगी। ये तो सही है। ठीक है, अवकल समीकरण की कोटि उतनी ही होती है जितने उस वक्र कुल के संगत समीकरण में स्वेच्छ अचर होते हैं। करेक्ट, ये सही है। ठीक हो गया। अब कारण आर देखो, किसी अवकल समीकरण की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो तो हमेशा धनात्मक होते हैं। तो अवकल समीकरण में आपने ये भी देखा होगा कि अवकल समीकरण की कोटि एवं घात, ऑर्डर एंड डिग्री, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, यदि वो परिभाषित हो, घात परिभाषित हो तो कोटि भी पॉजिटिव, घात भी पॉजिटिव यदि परिभाषित है तो हमेशा धनात्मक होते हैं। सही है, ये भी सही है, मतलब अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। परंतु
ये जो कारण है इसकी व्याख्या नहीं करता। ये जो कारण है ना, कारण आर है, वो इसकी व्याख्या नहीं करता। ये अपना अलग है, ये अपनी अलग बात कह रहा है और ये अपनी अलग बात कह रहा है, हैं दोनों सत्य। तो ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, ये इसके आधार पर नहीं बना हुआ है, अलग अलग हैं ये दोनों, पर हैं दोनों सत्य। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही है? ए और आर दोनों सत्य हैं, ये भी सत्य है अभिकथन भी, और कारण भी सत्य है, तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये इसकी व्याख्या नहीं करता, ये कुछ और बात कह रहा है, ये कुछ और बात कह रहा है। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है, तो ये जो कथन, ये अभिकथन और कारण वाला जो प्रश्न है, 2 आएंगे आपके पास 1 मार्क्स के। तो ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, पहले क्वेश्चन के अंदर ये रहेंगे। तो इस पे मैं आंसर लिख देता हूं, विकल्प सेकेंड। विकल्प सेकेंड क्या है? विकल्प सेकेंड, ए ओ आर दोनों सत्य हैं, ए ओ आर दोनों सत्य हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बस ये बात हो गई। दोनों सत्य हैं, ये भी सत्य है, अभिकथन भी सत्य कह रहा है, कारण भी सत्य कह रहा है, परंतु ये इसकी व्याख्या नहीं है। ये अलग बात कह रहा है, ये अलग बात कह रहा है। ये और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सही उत्तर है, ये वाला सही उत्तर हो जाएगा, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, दूसरा देखते हैं, अभिकथन और कारण वाला दूसरा प्रश्न लिखते हैं। आइए इसका यों वाला पार्ट देखते हैं। अभिकथन स्टेटमेंट ए और कारण रीजन। स्टेटमेंट क्या है, अभिकथन क्या है? 2 सदिशों को समान कहा जाता है यदि उनकी दिशा समान हो लेकिन परिमाण भिन्न हो। सही बात है ये तो गलत है। 2 सदिश ए और बी समान कब होते हैं? ए और बी समान तब होते हैं, एक तो उनकी दिशा समान होनी चाहिए, एक ही दिशा में होनी चाहिए, और परिमाण भी समान होने चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स शुड बी सेम। उनके परिमाण भी समान हो और दिशाएं भी समान हो, तब जाके वो समान सदिश होते हैं। ये तो परिभाषा है, ठीक है ना? समान सदिश की जो परिभाषा है इसको देखिए आप। समान सदिश की परिभाषा क्या है? 2 सदिश समान होंगे, 2 सदिश समान होंगे यदि उनकी दिशाएं समान हों तथा परिमाण भी समान हो। डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड शुड बी सेम, देन 2 वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। 2 वेक्टर इक्वल होंगे, दिशा समान। 2 सदिशों को समान कहा जाता है यदि उनकी दिशा समान हो। ठीक है, दिशा तो समान है, सही लिख रहा है, लेकिन परिमाण विभिन्न हो, गलत हो गया। परिमाण भी समान होने चाहिए, तो ये तो गलत है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक, कारण अब आर दे रहे हैं। एक सदिश राशि की सदैव एक निश्चित दिशा होती है, बिल्कुल सही। यदि वेक्टर ए है कोई और उसकी डायरेक्शन ये है तो यही रहेगी। ऐसा नहीं कि हम उसको ऐसा कर दें, ऐसा कर दें, ऐसा कुछ नहीं। जिस डायरेक्शन में वो है उसी डायरेक्शन में रहेगा। पैरेलल शिफ्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ भी लाएंगे तो दिशा वही रहेगी। तो एक सदिश राशि की सदैव एक निश्चित दिशा होती है। ये करेक्ट, ये सही है, ये गलत है। पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। तो इनमें से छांटो। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, ये वाला सही है। ठीक है ना? तो चलिए आंसर लिख लेते हैं। इसका आंसर लिख लेते हैं, आइए। ए सत्य है, ये वाला। ए असत्य है, 4th वाला। विकल्प 4th क्या है?
ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, सही विकल्प है या सही उत्तर है। ठीक है ना, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ये वाला सही है। आर ए असत्य है, ये असत्य है और आर सत्य है। तो इस टाइप से जो ये अभिकथन और कारण वाले प्रश्न हैं, इनमें पहले समझना है दोनों को और तब जाकर के आंसर लिखने हैं। ऐसे विकल्प आपको एग्जाम में मिलेंगे दिए हुए, इनमें से ही चुनना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं।